सबसे कोमल और मुलायम वस्तु और सबसे मीठा पेय पदार्थ, बताओ प्रभु उनका नाम। माता पार्वती पूछ रही महादेव से, कैसे बनता है गरीब और अमीर इंसान। हाय दोस्तों, मेरा नाम है जीजे लोहान और मैं अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। एक बार माता पार्वती और भगवान शिव धरती का चक्कर लगाने के लिए आते हैं। दोनों ने योगियों का रूप धारण कर रखा था। जिस भी जगह पे जाते हैं, जिस भी घर में जाते हैं, उनको दो चीज कॉमन दिखाई देती हैं। एक तो बैठने की जगह। हर जगह पर जब वो दोनों जाते हैं तो हर कोई उनको बैठने के लिए जो दे रहा था, जो आसन उनको मिल रहा था, उसमें माता पार्वती बहुत ज्यादा डिफरेंस देखती हैं। किसी घर में तो सिर्फ चारपाई थी, वो भी बिना बिस्तर वाली। किसी घर में सिर्फ प्लास्टिक की काट वाली चेयर थी। किसी घर में गद्देदार सोफे थे और किसी घर में मुलायम ऐसी ऐसी सीटें लेकर आ रहे थे उनके बैठने के लिए। एक तो ये उनको हर जिस भी जगह पे गई, हर जगह पर बैठने के लिए जो लोग आसन दे रहे थे, उनमें माता पार्वती बहुत ज्यादा डिफरेंस देती है। और दूसरा था पेय पदार्थ। पीने के लिए उनको हर जगह पर पेय पदार्थ दिया जा रहा था कि वो जगह के अकॉर्डिंग या अमीरी और गरीबी के अकॉर्डिंग। किसी जगह पर उनको दूध, किसी जगह पर लस्सी, किसी जगह पर चाय और किसी जगह पर शरबत। तो पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाने के बाद जब दोनों कैलाश पर्वत पर पहुंचते हैं, तो माता पार्वती कहती है कि हे भोलेनाथ, मैं पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाने के बाद 3 क्वेश्चन अपने माइंड में लेकर आई, जो मेरे मस्तिष्क में घूम रहे हैं। अगर आप कहो तो मैं अपने क्वेश्चन आपके सामने रखना चाहती हूँ। तो प्रभु महादेव ने कहा कि हाँ, बोलो आपके मन में कौन से क्वेश्चन है। तो माता पार्वती कहती है कि दुनिया का सबसे मीठा पेय पदार्थ क्या है, और दूसरा, दुनिया में सबसे कोमल और मुलायम चीज क्या है, और मेरा तीसरा क्वेश्चन है, मैंने कहीं पर गरीबी देखी और कहीं पर अमीरी देखी है, इसका रीजन क्या है। इंसान गरीब और अमीर किन कारणों से बनता है, कैसे बनता है। तो भगवान महादेव ने उनकी बातें सुनी और उनको कहा, ठीक है, मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूँ, एक स्टोरी सुनाता हूँ। जब तुम वो कहानी सुनोगे तो उसके अंदर तीनों क्वेश्चन छिपे हुए हैं, तुम अपने आप समझ जाओगे। भगवान भोलेनाथ ये ऐसा कहकर उनको कहानी सुनाते हैं। बताते हैं, एक नगर में एक सेठ था। उसकी 3 बेटियां थी। तीनों बेटियों की शकल सूरत एक दूसरे से काफी मिलती थी और तीनों की उम्र शादी की हो गई थी। एक बार सेठ किसी दूसरे देश में जा रहा था, जहां पर खिलौने और जो गिफ्ट वगैरह उपहार होते थे वो काफी मिलते थे वहां पर। तो सेठ ने कहा अपनी पत्नी से कि मैं चाहता हूँ कि कुछ गिफ्ट तुम्हारे लिए लेकर आऊं। बताओ, अपनी बेटियों से भी पूछकर कि क्या लेकर आऊं। तो सेठानी ने कहा कि देखो, तीनों लड़कियां बड़ी हो गई हैं, आप उन्हीं से बात कर लीजिए। तो सेठ कहता है, ठीक है, आप बड़ी बेटी को भेज दो। बड़ी बेटी आती है तो सेठ पूछता है, बताओ बेटी, तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। बेटी कहती है, पिताजी इतना, जितना आसमान है। आसमान का कोई अंत नहीं है, मैं इतना प्यार आपसे करती हूँ। सेठ खुश हो जाता है और कहता है, अब ये बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊं। तो बड़ी बेटी कहती है, पिताजी मेरे लिए सोने का हार लेकर आना। सेठ कहता है, ठीक है, अब तुम दूसरी बेटी को भेज दो। तो दूसरी आती है, तो दूसरी से भी सेठ यही क्वेश्चन करता है कि बताओ बेटी, मैं तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। दूसरी बेटी कहती है, पिताजी इतना कि मैं भगवान से भी नहीं करती और खुद से भी नहीं करती। सेठ यह आंसर सुनकर भी खुश हो जाता है और फिर कहता है कि बेटी बताओ, मैं जहाँ पर जा रहा हूँ वहां पर बहुत सारे अच्छे अच्छे खिलौने गिफ्ट वगैरह मिलते हैं, तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊं। तो दूसरी बेटी कहती है, पिताजी मेरे लिए रानी हार लेके आना और एक सोने का गजरा लेकर आना। सेठ कहता है, ठीक है। फिर तीसरी बेटी का नंबर आता है। तीसरी बेटी से भी सेठ वही क्वेश्चन पूछता है कि बेटी बताओ, तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। तीसरी बेटी का जो माइंड था, बहुत ही ज्यादा क्लैरिटी के साथ पावरफुल और उन सबसे तेज था। तीसरी बेटी ने कहा, पिताजी मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ जितना खाने में नमक डाला जाता है। सेठ की मंद बुद्धि थी, वो इस बात को समझ नहीं पाता है।
वो अपनी बेटी को कहता है कि ये कैसा आंसर दिया आपने? आप मेरे प्यार की तुलना नमक से कर रहे हो। नमक का खारापन सेठ ले जाता है, लेकिन इस बात की गहराई में जो बात छिपी हुई थी, वो सेठ नहीं समझ पाता है। तो छोटी बेटी बताने की कोशिश करती है कि पिताजी आप समझ नहीं पाए मैं क्या कह रही हूँ। लेकिन सेठ उससे इतना नाराज हो जाता है और कहता है चलो मैं आपके लिए कुछ लाने वाला था, लेकिन आप यहाँ से जाइए, मैं आपके लिए कोई गिफ्ट लेकर नहीं आ रहा हूँ। छोटी बेटी फिर बोलने की कोशिश करती है, लेकिन सेठ फिर उसको चुप करा देता है और वहां से भगा देता है। छोटी बेटी ये कहकर वहां से चली जाती है कि ठीक है पिताजी, आप जैसा समझे वैसा ठीक है। सेठ वहाँ से दूसरे देश में चला जाता है और जब सेठ वहाँ पर गया हुआ था, तो उस नगरी का राजा का जो राजकुमार था, वो वहाँ पर घूमने आया हुआ था। उसको प्यास लगी, तो वह सेठ के घर पर पानी पीने के लिए आता है। वो पानी पीता है, वो सब जानते थे वहाँ पर ये राजकुमार है। उसकी अच्छी तरह से खातिरदारी करती है सेठानी, तीनों लड़कियों को बुलाती है, उनको भोजन करवाती है। तो सेठ को वो जो क्या है राजकुमार बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। राजकुमार वहाँ से जाने के बाद अपने पिताजी के सामने उस सेठ की लड़कियों का ज़िक्र करता है। राजा विवाह का प्रस्ताव लेकर सेठ के पास आता है। राजा कहता है कि देखो मैं एक टेस्ट लूँगा। आपकी तीनों बेटी विवाह के लायक हो गई हैं, लेकिन मेरे उस परीक्षा में, उस टेस्ट में जो आपकी बेटी सफल हो जाएगी, मैं उसको उसकी शादी अपने बेटे के साथ करवा दूँगा। सेठ को ये बात मंजूर करनी पड़ती है, कहता है ठीक है। तो जो शर्त ये थी कि हर बेटी को एक दिन राजमहल में बुलाया जाता है। सबसे पहले बड़ी का नंबर आता है। जब बड़ी राजमहल में जाती है, तो उसको बैठने के लिए बहुत ज़्यादा मुलायम गद्देदार सीट दी जाती है। मतलब बहुत ज़्यादा नरम जो बिस्तर था, उस पर उसको बैठाया जाता है और उससे उसको पीने के लिए बहुत ही मीठा पेय पदार्थ दिया जाता है, शरबत दिया जाता है। और फिर राजा का जो लड़का राजकुमार क्वेश्चन करता है कि क्या आपने इससे पहले, यहाँ आने से पहले इतना नरम मुलायम बिस्तर और इतना मीठा पेय पदार्थ देखा? कहीं मिला आपको? तो लड़की ना में सिर हिला देती है कि नहीं, मैंने सबसे ज्यादा मीठा शरबत यहीं पिया है और सबसे मुलायम बिस्तर यहीं देखा है। फिर दूसरी बेटी का नंबर आता है, दूसरी बेटी भी सेम यही जवाब देती है। फिर तीसरी का नंबर आता है। जब तीसरी से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो तीसरी कहती है कि हाँ, इससे मीठा पेय पदार्थ भी मैंने पिया है और इससे नरम मुलायम बिस्तर भी मैंने देखा है। तो राजा और राजकुमार दोनों आश्चर्यचकित रह जाते हैं। दोनों वहां पर पूछते हैं कि आप बताइए, हमने जो आपको पीने के लिए शरबत दिया, इससे मीठा शरबत, इससे मीठा पेय पदार्थ आपने कहाँ पिया? तो छोटी लड़की कहती है कि मैंने अपनी माँ का दूध पिया, जो इससे कई गुना ज्यादा मीठा है और जो अब भी मेरी रगों में दौड़कर, यानी मेरी परवरिश करके मेरे अंदर सर्वांगीण विकास कर रहा है। आंसर जो लड़की का था, उससे राजा सेटिस्फाइड हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है, उसको ये आंसर सही लगता है। फिर राजकुमार पूछता है, इससे नरम बिस्तर, मुलायम बिस्तर आपने कहाँ देखा? तो सेठ की छोटी बेटी कहती है कि वो है मेरी माँ की गोद। जब मेरी माँ की गोद में जब हम बैठते हैं, या जो बैठकर हम बड़े हुए हैं उनके आंचल के नीचे, उनकी गोद में, सच में उस जितना जो नरम बैठने की जगह है, मुलायम कोमल, कहीं पर भी नहीं। वास्तव में ये आंसर भी सटीक था। कोई भी तर्क वितर्क की गुंजाइश नहीं थी। राजा कहता है सही, आपके दोनों आंसर सही हैं, और सेठ के सामने शादी का प्रस्ताव छोटी बेटी के लिए रख देता है। सेठ को मानना पड़ता है। दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद लड़की के घर वालों को भोज पर बुलाया जाता है।
ऐसी वहाँ की परंपरा परंपरा थी। तो राजा उनको बुलावा भेजते हैं, निमंत्रण भेजते हैं। सेठ अपने पूरे परिवार के साथ खाने पर आ जाता है। सेठ के लिए स्पेशल सिर्फ सेठ के लिए खाना उसकी छोटी बेटी ने बनाया होता है। सब अच्छे से खाना खा रहे होते हैं, सब स्वादिष्ट बता रहे होते हैं, लेकिन सेठ जब खाना खाता है, तो वो कहता है कि ये कैसा खाना है? ये बिल्कुल फीका है, इसमें नमक ही नहीं है, किसी भी सब्जी में जहाँ नमक की ज़रूरत है। तो राजकुमार कहता है कि पिताजी, ये खाना आपकी ही बेटी ने बनाया है, ऐसा नहीं हो सकता। अगर कोई और बनाता तो ये हम मान लेते भी खाने में कहीं न कहीं कमी रह गई होगी। लेकिन ये खाना आपकी पसंद के हिसाब से आपकी ही बेटी ने बनाया है। तो सेठ कहता है, पूछता है, वहाँ लड़की भी उसकी वहीं पर खड़ी थी कि बेटा, क्या ये खाना आपने बनाया है? तो लड़की कहती है कि हाँ पिताजी, ये खाना मैंने बनाया है। तो सेठ कहता है, इसमें नमक नहीं है। तो लड़की कहती है कि हाँ पिताजी, मैंने नमक नहीं डाला, क्योंकि उस दिन आपने मेरी बात नहीं सुनी, और मैंने इसलिए नहीं डाला कि आप ये क्वेश्चन अब मेरे से ज़रूर पूछोगे कि खाने में नमक नहीं है। मैं बस आपको यही बताना चाह रही हूँ कि जैसे हम खाने में नमक ना डालें, तो खाना बिल्कुल बेस्वाद होता है। खाने का कोई भी स्वाद नहीं होता है। सारा, चाहे उस कितनी ही मेहनत से बनाया हो, सारा टेस्ट खराब होता है। उस दिन भी मैं आपको यही बात बताने वाली थी, लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी। सो मैंने आज ये नमक ना डाल के आपको ये बात बतानी चाहिए। मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ कि जितना खाने में नमक होता है, मतलब खा नमक का कितना महत्व होता है, कितना उसका हमें ले सकते हैं कि भी क्या अहमियत है, उतनी ही अहमियत आपकी मेरी लाइफ में है, आपके प्यार की मेरी लाइफ में है। यह बात सुनकर सेठ बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और अपनी बेटी को गले लगा लेता है। जब महादेव ने माता पार्वती को ये कहानी सुनाई, तो माता पार्वती कहने लगी कि ठीक है, इस कहानी से मुझे 2 आंसर तो समझ में आ गए कि सबसे मीठा पेय पदार्थ क्या है और सबसे नरम और कोमल वस्तु क्या है। लेकिन अब भी एक तीसरा क्वेश्चन मेरे माइंड में है कि इंसान गरीब और अमीर कैसे बनता है? आपने इसका जवाब नहीं दिया। तो प्रभु महादेव कहने लगे कि आपने मेरी कहानी को सही तरीके से नहीं समझा। देखो, जो इंसान बहस में उलझ जाता है लाइफ में, अपनी जिंदगी जीते हुए छोटी-छोटी पारिवारिक बातों पर, सामाजिक बातों पर, ऑफिशियल बातों पर, मतलब कहीं पर भी अगर छोटी-छोटी बातों पर उलझ जाता है, बहस करता है, वो गरीब ही रह जाता है। लेकिन जो क्लैरिटी के साथ अपनी बात रखता है, अगर नहीं सुनी जाती तो कोई बात नहीं, उसको कॉन्फिडेंस है कि मैं सही हूँ। ऐसा इंसान लाइफ की हर चीज़ें प्राप्त कर सकता है, और जिसके पास हर चीज़ें हो जाती है इस धरती पर, उसी को अमीर कहा जाता है। माता पार्वती यह आंसर आंसर सुनकर काफ़ी खुश हुई और कहने लगी, सच में प्रभु, इन तीनों क्वेश्चनों के जो आंसर आपने बताए, वास्तव में सही और सटीक है। और इस कहानी से जो मैसेज है, साफ क्लियर है, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ है। और हमें भी ये देखो, 2 क्वेश्चनों के जो आंसर थे, बिल्कुल 100% सटीक हैं। माँ के दूध जितना मीठा कोई पेय पदार्थ नहीं है। हमें हमारी जो परवरिश करके हमारे शरीर में पूर्ण सर्वांगीण विकास करता है। क्योंकि देखो, जिस बच्चे को माँ का दूध नहीं मिलता, हम देख सकते हैं। और दूसरा, माँ जिस गोद में बैठाकर अपने आंचल के नीचे रखकर बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करते, उससे मुलायम जगह पूरी दुनिया में नहीं है। और तीसरा, किसी भी बात पर उलझकर मत रहना। अगर कोई सुनता है, आप श्योर हो, स्टिक हो, आपको पता है, क्लैरिटी है आपकी बातों में, कोई सुनता है, ठीक है, चाहे सामने कोई भी है, चाहे कोई आपके परिवार का सदस्य है, चाहे कोई ऑफिशियल आपका बॉस है, चाहे कोई बड़ा इंसान है, कोई भी है, अपनी बात रखो। अगर सुनी जाती है, ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ जाओ। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये कहानी से कुछ सीखने को मिला होगा।
और अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।